हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या बागेश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं रीड के इंग्लिश का एक मॉडल पेपर। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड ली है तो आपका 61 से शुरू होगा, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। विच सब स्किल इज शी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास? ऑप्शन ए है इन्फेयरिंग, ऑप्शन बी समराइजिंग, ऑप्शन सी पैराफ्रेजिंग या ऑप्शन डी प्रिडिक्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इन्फेयरिंग। बच्चों को इन्फेयरिंग करवा रही है ताकि बच्चे नॉलेज को अपने लैंग्वेज में अपनी समझ के अनुसार क्रिएट कर पाएँ। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज। तो यह स्टोरीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, ऑप्शन बी हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, ऑप्शन सी हेल्प टू टीचर टू लर्न न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स या ऑप्शन डी यूज़ मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न दैम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमें प्रेजेंट करना है लैंग्वेज एज अ होल, और स्टोरी इसका बहुत ही अच्छा एक तरीका है लैंग्वेज सिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, इस चैप्टर का नाम है, द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी। तो टीचर चैप्टर पढ़ाने से पहले ऑनेस्टी पर थोड़ा डिस्कस करता है। व्हाट इज़ द टीचर ट्राइंग टू अचीव दैट विद दिस एक्टिविटी? तो हमें बताना है कि कौन सी एक्टिविटी वो यहाँ कर रहा है। ऑप्शन है एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, एसेस स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन या एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से पहले जोड़ना ज़रूरी है, तो इसीलिए सबसे पहले जो वो डिस्कशन कर रहा है ऑनेस्टी पे चैप्टर को पढ़ाने से पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A child got admission to a new school. The teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. तो बच्चा है वो 4 लैंग्वेज बोलना अच्छे से जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाता है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड सबसे सूटेबल रहेगा ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। मल्टीलिंगुअल है वो, लिंग्विस्ट है, मोनोलिंगुअल है या बायलिंगुअल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मल्टीलिंगुअल। वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो बायलिंगुअल हो या मोनोलिंगुअल हो या लिंग्विस्ट हो, वो इसके अलावा 4 लैंग्वेज और भी बोल पा रहा है, इसलिए हम उसको मल्टीलिंगुअल कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th वाइल रीडिंग अ चैप्टर फाइंड सम डिफ़िकल्ट इन अनफेमिलियर वर्ड्स। उसे कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं, क्लास 5th का बच्चा है, एंड इज़ नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ही शुड। तो ऑप्शन आपको यहाँ दिए हैं, गेस द मीनिंग इन कॉन्टेंट, आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, आस्क द टीचर या फिर इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग। तो बच्चे को क्या करना चाहिए ये आपको यहाँ बताना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेस द मीनिंग इन कंटेंट। तो वो जो कंटेंट पढ़ रहा है, कई बार हम कंटेंट जो पढ़ते हैं उससे हमें उस वर्ड का मीनिंग ना मालूम हो, लेकिन उसके संदर्भ को पढ़ के हमें उस शब्द का मतलब पता चल जाता है। तो बच्चे को यही करना है, गेस द मीनिंग इन कंटेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अ टीचर ऑफ क्लास 5th विशेज टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस शी शुड। तो उसे क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फोकस द लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर, या ऑप्शन बी यूज़ द ग्रामर गेम विद द फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी आस्क योर स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल्स, या ऑप्शन डी नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट। तो एक टीचर है क्लास 5th की जो चाहती है बच्चों को
एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर ग्रामर अच्छे से सिखाना, तो उसको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज़ अ ग्रामर गेम विद द फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD हेल्प्स चिल्ड्रन टू। नॉम चॉम्स्की का आपने नाम सुना होगा, एक प्रसिद्ध भाषाविद हैं। इन्होंने थ्योरी दी है LAD, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ये किस तरीके से बच्चों की हेल्प करती है, ये हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन एक है जनरेट ग्रामर रूल्स, ऑप्शन बी इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स, या ऑप्शन सी लर्न सेकेंड लैंग्वेज ईजिली, या ऑप्शन डी कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरेट ग्रामर रूल्स। तो नॉम चॉम्स्की जो हैं उन्होंने LED पे बात करी है ताकि जो बच्चा है वो ग्रामर रूल्स जनरेट कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए है, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ऑप्शन बी है, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ टीजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग लैंग्वेज। ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही है, और इसके अलावा हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द हार्डर टू लर्निंग इंग्लिश, ये तो बहुत ही नेगेटिव ऑप्शन है। ये ऑप्शन डी, इट्स डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ इग्नोर इंग्लिश, ये भी बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। तो नेगेटिव जो ऑप्शन है वो हमें पहले ही हटाने हैं। इसका सही और सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन बी बनेगा। द चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एज एक्ट लाइक अ रिसोर्स लर्निंग इंग्लिश। तो जो उनकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो कोई भी दूसरी भाषा चाहे वो इंग्लिश हो, उसे सीखने में बहुत ही हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। ऑप्शन ए है इमेज एंड डायग्राम्स, ऑप्शन बी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, या ऑप्शन सी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, या ऑप्शन डी सिंबल्स। इसका आंसर देने की कोशिश आपको करनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इमेज एंड डायग्राम्स। आपने बिल्कुल सही आंसर किया, क्योंकि यहाँ हमें बताना है जो आइकॉनिक मोड है उस पर लर्निंग किस प्रकार बेस्ड होगी, तो इमेज और डायग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। While reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph, या homograph बताना कौन सा है। Which one of the following is homograph? lead और lead, मेल और मेल, वर्म या टेपिट, या लेड और लेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज़ राइट, बिकॉज लीड और लेड दोनों प्रोनाउंसिएशन अलग हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग सेम है और मीनिंग अलग होगा, तो होमोग्राफ कहलाएगा। यहाँ पे लेड मेटल है और लीड का मतलब होता है डायरेक्शन देना। 71 नंबर क्वेश्चन है, अ साइट वर्ड इज़ अ वोकैबुलरी आइटम। ऑप्शन है दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, ऑप्शन बी दैट हेल्प्स इन जजिंग द effectiveness of the author's style, या ऑप्शन सी that needs proper visual understanding of the context, या ऑप्शन डी that is to be learned by heart। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, that is reader recognizes to find meaningful on sight without a complicated analysis। तो जो vocabulary है यह हमें बताने में हेल्प करती है, कोई भी मीनिंग अगर हमें ढूंढना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे ग्रामर टीचिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ये हमें यहाँ बताना है। इंडक्टिव मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड। अगर आपको ये मेथड्स अच्छे से करने हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट्स में देख के इस जो इंग्लिश के मेथड्स है इसको भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद रूल्स बताए जाते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको समझाना बहुत ही कठिन है, इसलिए हमें पहले उसको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं बहुत सारे, देन रूल्स पे आना होता है, इसीलिए हम इसको इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है, फ्लावर एंड हेल्थ रिगार्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड
सॉल्विंग स्किल कौन सी है, ये हमें यहाँ बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइटिंग। राइटिंग इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ हमें इसका फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन बतानी है। तो अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन सीखी है तो आप इसको बहुत ही ईजीली बता सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एलिमिनेशन करना आना बहुत ज़रूरी है। तो जो गलत वर्ड है वो हम इसमें सबसे पहले हटा देंगे। इसमें सी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी और बी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लिश। इंग्लिश जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। क्वेश्चन है कॉन्सोनेंट वर्ड का हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ बताना है। इसमें नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो सी है उसका ट्रांसक्रिप्शन के लिए होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम अगर देखें इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ ट्रांसक्रिप्टेड है। नेक्स्ट है हु इज़ द पोएट ऑफ द सोनेट एमॉर्टी, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर या W.H. एडॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेंसर। एमॉर्टी सोनेट के पोएट हैं। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है द ड्रामा ऑडिपस द किंग इज़ रिटन बाय। ये शेक्सपियर का है या ऑप्शंस आप देख रहे हैं किसका है आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं रीट में, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोफिकल्स जो है ऑडिपस द किंग के राइटर है। ये एक ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। एक हमें सेंटेंस दिया है, इसमें प्रपोजिशन मिसिंग है, वो यहाँ पे हमें फिल करनी है। लेट्स डिसाइड डैश द डेट डैश द नेक्स्ट मीट। प्रपोजिशन के लिए हमें इसमें फिल करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसको फिल करने के बाद ये सेंटेंस बनेगा लेट्स डिसाइड ऑन द डेट, क्योंकि डेट से पहले ऑन आता है, फॉर द नेक्स्ट मीट। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन है द रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक नियर बाय डैश विलेज। यहाँ चारों में से कौन सा वर्ड सबसे अप्रोप्रिएट है, आप यहाँ बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रेस्ड। तो डिस्ट्रेस फिल करने के बाद द रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक नियर बाय डिस्ट्रेस्ड द विलेज, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन द बस डैश दिल्ली ही डिसाइडेड टू ट्रैवल टू आगरा। ये भी ग्रामर से क्वेश्चन है। यहाँ डिसाइडेड वर्ड हमें ये बता रहा है कि पास्ट टेंस से सेंटेंस बना हुआ है। इसके लिए हमें रीचिंग तो बिल्कुल नहीं लगाना है, इज़ रीचिंग तो प्रेजेंट हो जाएगा और रीच तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रीच्ड। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे सेंटेंस में लगानी है। माई स्कूल बस इज़ यूजुअली ऑन टाइम, इट डैश टू बी हेयर एनी टाइम नाउ। तो यहाँ हमें शैल, हैज़, माइट और ऑट ऑप्शन मिले हुए हैं। जब किसी पॉसिबिलिटी को बताया जाता है तब ऑट का यूज़ होता है, और यहाँ टू लगा हुआ है इसीलिए ऑट आएगा। अगर टू नहीं होता तो हम शैल भी लगा सकते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑट। तो माई स्कूल बस इज यूजुअली ऑन टाइम, इट ऑट टू बी हेयर एनी टाइम नाउ। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम और फ्रेज। ईडियम या फ्रेज कुछ भी हो सकती है। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज। तो हमें बताना है इस ईडियम या फिर फ्रेज का मीनिंग क्या हो सकता है। ये ईडियम या फ्रेज है टू बी अंडर अ क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब होता है बादल और अंडर होता है नीचे होना, तो किसी बादल के नीचे हो रहा। तो ईडियम का मतलब तो जो मतलब होता है इसका वो डायरेक्टली तो नहीं निकलता है, इसका कोई हिडन मीनिंग है। तो इसका ऑप्शंस है टू बी इन द डार्क, टू बी हिडन, टू बी सस्पिशियस या टू बी इन डिस्ग्रेस। इसका सही आंसर है जी हाँ ऑप्शन डी, टू बी इन अ डिस्ग्रेस। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। तो यहाँ हमें एक सेंटेंस दिया है, हमें बताना है ये जो आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े है उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका सेंटेंस है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर देन एज अ प्रोफेशन।
अगर कोई गेम खेलता है सिर्फ अच्छा लगने के लिए, जो उसको पसंद है, शौक़ के लिए खेलता है बजाय कि प्रोफेशन के, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये वर्ड हमें यहाँ बताना है। इसका ऑप्शन है प्लेयर, एमेचर, परफॉर्मर या एक्टर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमेचर, क्योंकि जो कोई प्ले करता है प्लेजर के लिए देन एज अ प्रोफेशन, उसे हम कहते हैं एमेचर। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में हमें फिगर ऑफ स्पीच बताने हैं। 2 क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच से आएंगे ही, तो आपको अच्छे से ये प्रिपेयर करना है। इस हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार। तो 2 क्वेश्चन है इसी से। 84 नंबर क्वेश्चन है, कर्सेस आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रोस्ट। तो यहाँ पे मेटाफर है, सिमिली है, हाइपरबली है या पर्सोनिफिकेशन है? जी हाँ, इसका सही आंसर है सिमिली। सिमिली जब होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब लाइक वर्ड हमें अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए, लाइक या एज, तो हम समझ जाते हैं कि ये किसी की तुलना की गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा सिमिली। द फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। तो यहाँ पे बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी या सिमिली। इसका सही आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पैराग्राफ आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस इसके करेंगे। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन जो है ये पैराग्राफ पे बेस है। आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसका क्वेश्चन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज़। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको एलिमिनेट करने की या आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेशनल वेल्थ इज़ ड्रेन अवे बाय स्पेंडिंग हेविली ऑन। तो यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑयल एंड पावर जनरेशन। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट आर। तो कौन से 3 वो कंपोनेंट्स है ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए, तो हमें बताना है ये। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंड, वाटर एंड एयर आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन है, डिप्लेशन ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर आर डिफॉरेस्टेशन विल नेवर अकर इन केस ऑफ। तो ऑप्शन आपको यहाँ देखने हैं, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अनप्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज या ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे जो ईंधन है, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर और डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगलों का बहुत ज़्यादा काटा जाना, ये नहीं होंगे, किसकी वजह से? तो यहाँ आंसर होगा प्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्लानिंग से इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा तो ऐसा नहीं होएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वी फेस द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर। कौन सी 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो यहाँ बतानी है। ये सारा पैराग्राफ पे बेस है। अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व किया है तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी। ये तीनों जो है ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो रीड के लेवल 2 लैंग्वेज के लिए पूछे जा सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन बन भी सकता है, तो ऐसे प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। इसके अलावा हमने सोशल साइंस के भी प्रैक्टिस सेट करे हैं, आप उसको भी देखिएगा। तो आज इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो इन मॉडल पेपर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही मॉडल पेपर को रोज़ प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ और ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।